नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर चारण और आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल का पार्ट 3। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में। इसका शासनकाल 298 BC से 273 BC तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बना था। इसके अन्य नाम जैसे अमित्रखाद, अमित्रोकेटस, अमित्रघात भी कहा जाता था, परंतु वायु प्राण में से भद्रसार और वारिसार भी कहा गया है और कहीं कहीं जैसे जैन ग्रंथों में से सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्दरा बताया जाता है और इसकी प्रमुख पत्नियों में चारुमती जो सुसिन की माता थी, धमा जो अशोक की माता थी, नूर जो श्यामक की माता थी, ये प्रमुख है। बिंदुसार के प्रथम प्रधानमंत्री चाणक्य थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार के प्रधानमंत्री के रूप में राधागुप्त ने शपथ ली थी, जो बाद में आगे चल के अशोक के भी प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, हम देखते हैं अशोक के दरबार में जो मंत्री परिषद बैठती थी, जिसे खलाटक कहा जाता था। इसमें 500 सदस्य होते थे और प्लिनी के अनुसार, प्लिनी के वर्णन में, प्लिनी के इतिहास के वर्णनों में बताया जाता है कि मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम डायनोशियस था। और इसके अलावा बिंदुसार ने यूनान के शासक जो वर्तमान सीरिया, इसके शासक एंटियोकस को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने 3 चीज़ों की मांग की थी। प्रथम चीज़ विदेशी मीठी शराब, दूसरी चीज़ अंजीर, तीसरी चीज़ दार्शनिक। परंतु एंटियोकस ने दार्शनिक देने से इनकार किया था क्योंकि वह मानता था और यूनानी कल्चर में ये माना जाता था कि दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता है, और इसलिए उसने सिर्फ 2 चीज़ें ही भेजी थी, विदेशी मीठी शराब और अंजीर। और आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसके स्थान पर एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था। और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम वर्षों में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। प्रथम विद्रोह में बिंदुसार ने अशोक को भेजा, वो विद्रोह को शांत करने में सफल रहा, परंतु द्वितीय विद्रोह में उसने अपने सबसे बड़े बेटे सुसिम को भेजा था, परंतु वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। फिर हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक का राज्याभिषेक 273 BC से 273 BC में माना जाता है। इसका शासनकाल 273 BC से 232 BC तक माना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बना था। अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारकर ये शासन हथियाया था। और इस अशोक के प्रथम प्रधानमंत्री राधागुप्त थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता धमा थी, जिसके अन्य नाम सुभद्रागी, वन देवी, जनपद कल्याणी और धमा एक ब्राह्मण की पुत्री थी। और चंपा के ब्राह्मण, चंपा एक स्थान है, चंपा का एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री धमा थी जो अशोक की माता थी। अशोक के शासनकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग अशोक के राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में, विधिवत रूप से 269 BC में माना जाता है, क्योंकि 273 से 269 BC तक अशोक के राज्याभिषेक के लिए संघर्ष हुआ था अपने भाइयों के साथ में, जिसने उसने अपने 100 भाइयों को मारा था, 100 भाइयों को मारा था। उसके बाद दूसरा अपन भाग देखते हैं तो अशोक के शासनकाल के 90वें वर्ष से 27वें वर्ष तक। उसके बाद तीसरा शासनकाल 27वें वर्ष से लेके बाद में जब तक अशोक रहा था 273 BC तक। तो
अशोक के राज्याभिषेक 8वें वर्ष तक तो अशोक चंडाशोक या कामाशोक के रूप में था। इस समय अशोक बहुत क्रूर था, इसलिए इसको चंडाशोक कहा जाता था, और बहुत ही काम वासना होने के कारण इसे कामाशोक कहा जाता था। और इसका दूसरा भाग 9वें वर्ष से 27वें वर्ष तक, जो इसके शासनकाल 269 BC से 261 BC तक, जो ये प्रथम भाग था शासन राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 BC में जो कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में उसने अपनी पूरी नीति को बदल दिया था, रणघोष से धर्मघोष की तरफ। तो अशोक के शासनकाल के 9वें वर्ष से 27वें वर्ष तक अशोक पूर्ण रूप से बदल चुका था। इसका नाम धर्माशोक था, और अशोक के राज्याभिषेक से 27वें वर्ष के बाद में अज्ञात रूप में जीने लगा। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक। तो सिहली अनुसूचियों से हमें पता चलता है कि अशोक ने 4 साल तक उत्तराधिकार युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और 269 BC में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक किया था। अपने एकमात्र सगे भाई त्स्यु को जिंदा रखा था, जो धमा का पुत्र था। आगे चलते हैं। चीनी यात्री हैंसांग और फाह्यान, उनके अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक की स्थापना की थी। वो अलग अलग तरीक़ों से लोगों को प्रताड़ित करता था, और फाह्यान तो ये लिखता है कि उसने वो अपनी स्वयं की आंखों से देखा था। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रांतपाल था, और आजीविक मुनि पिंगल वत्सजीवी ने भविष्यवाणी की थी कि शासक अशोक ही बनेगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का वर्णन अशोक ने स्वयं अपने 13वें शिलालेख में लिखा था, और अशोक के 4थे शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि अशोक अपनी नीति जो भेरी घोष से धर्मघोष में बदलता है। तो आगे देखते हैं अशोक के कलिंग के ऊपर आक्रमण के कारण। तो मुख्यतः ये 3 कारण हैं। एक तो कलिंग स्वतंत्रता थी। अशोक पूरे अखंड भारत पर शासन था, और इसमें से एक छोटा सा भाग पूर्व की तरफ वर्तमान उड़ीसा में जहाँ कलिंग था वो स्वतंत्र रूप से था। तो कलिंग की स्वतंत्रता के कारण एक तो प्रमुख यही कारण था अशोक का कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का। दूसरा कारण कलिंग के हाथी दांत का व्यापार, जो बहुत ही फायदेमंद था। इससे अशोक हथियाना चाहता था, और अपने राज्य के लिए ये आमदनी व्यापार जुटाना चाहता था। और तीसरा ये था कि अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, उनके अपमान का बदला लेना चाहता था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण का समय वहाँ का शासक नंदराज था, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष के स्थान पर धर्मघोष अपनाया। और अशोक ने कलिंग के बाद कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए, एक तोसली, दूसरा शंपा। तोसली उत्तरी केंद्र और शंपा दक्षिणी केंद्र, और संपूर्ण कलिंग का प्रशासन तोसली के राजकुमार को दे दिया, और तोसली को कलिंग की राजधानी बनाई। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।